अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जब आप लोग कहानी सुनते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार करते हैं तो मैं उन कमेंट्स को जब पढ़ रहा होता हूं तो बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने कहानी सुनाई, कहानी का जो मकसद था वो पूरा हुआ। जितनी देर आप कहानी सुनते रहे आप उन लम्हों में इस तरह खो गए जिस तरह आप कहानी का हिस्सा थे, और जब कहानी खत्म हुई तो आप अपने घर, आप अपनी दुनिया के अंदर वापस लौट आए। तो आज की भी कहानी एक ऐसी कहानी है कि जब आप अपने आप को इस कहानी के अंदर मौजूद पाएंगे और वो हर मंजर जो आपकी आंखों के सामने गुजर रहा होगा तो एक दफ़ा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी से जब आप बाहर निकलेंगे, कहानी ख़त्म होगी तो आपको लगेगा कि आपका वजूद उसी जगह पे मौजूद है जहां से आपने कहानी सुनने के लिए अपने वजूद को उस जगह पे बिठा दिया था, लिटा दिया था। लेकिन कहानी सुनने के दौरान आपका वजूद वहीं पे रहा। ये कहानी मुझे भेजी है कराची से रज़िया बेगम ने। वो कहती हैं, अगर मेरी दादी आज भी जिंदा होती तो मैं फिर से फरमाइश करके उनसे ये कहानी सुनती, लेकिन उससे पहले मैं इजाज़त लेती क्या ये मैं कहानी अब मैं दुनिया को सुना दूं, क्योंकि जब तक वो इस दुनिया में थी उन्होंने हमें तो कहानी सुना दी थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि ये कहानी उन्हीं के साथ ही दफन हो जाए। लेकिन आपकी स्टोरी सुनी, लोग अपनी सच्ची कहानियां भेजते हैं, तो आज मैं भी अपनी दादी की ये सच्ची कहानी, रज़िया बेगम कहती हैं, आपको भेज रही हूं। उनकी दादी अक्सर दिन के टाइम कभी सो जाती तो ना सिर्फ नींद में हड़बड़ा कर उठ बैठती बल्कि खौफजदा हो जाती, और उनका चेहरा पसीने पसीने हो जाता। ऐसा लगता जैसे बहुत ही भयानक ख्वाब देख के उठी हैं। दरो दीवार को यूं देखती जैसे अपना वजूद कहीं और पा रही हैं। ये दरो दीवार इस घर के नहीं है, वो किसी और जगह मौजूद है। आंखें जब चंद सेकंड देखने के बाद आदी हो जाती कि नींद से जागी हैं ये आंखें, लाशऊर जो ख्वाब दिखा रहा था अब उसकी जगह शऊर ने ले ली है और शऊर घर की दरो दीवार को दिखा रहा है। तब वो समझ जाती भयानक सपना, एक भयानक ख्वाब था जिससे वो बेदार हुई हैं। एक ही ख्वाब था जिसको वो बार बार देखती। जब भी कोई उनसे पूछता दादी क्या देखा, कुछ देर वो ऐसे फजा में घूरती रहती और उसके बाद कहती कुछ नहीं। हर इंसान ख्वाब देखता है, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन लगता था दादी, जिनका नाम था गुलनाज, लगता था वो एक ही ख्वाब देखती हैं। जब भी वो सोने के लिए लेटती हैं उनको एक ही ख्वाब बार बार नजर आता है, क्योंकि उनके चेहरे की परेशानी, उनके चेहरे पे पसीना, खौफजदा आंखें बताती थी कोई अच्छा ख्वाब नहीं देखा, बुरा ख्वाब ही देखा है। हम छोटे थे तब भी यही आंखें देखती थी कि दादी खौफजदा होकर उठ के बैठ गई हैं। रात को उनके साथ क्या होता था हम नहीं जानते थे, हम तो दिन को देखते थे, तब परेशान हो जाते थे दादी के साथ क्या हुआ। जवान हो गए, यहां तक कि दादी बूढ़ी हो गई। आखिर पूछने पे मजबूर हो गए कि दादी अब तो बता दीजिए क्या है वो राज जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा छुपा है कि जब भी आप कोई सपना देखती हैं, आप ख्वाब से बेदार होती हैं तो इतनी खौफजदा होती हैं, एक ही सिचुएशन होती है आपके चेहरे पे कि एक भयानक खौफ, आंखें डरी हुई, सहमी हुई, आप इस अंदाज में जागती हैं, अपने दरो दीवार को भी पहचानने से इनकार कर देती हैं और कुछ सेकंड के बाद आपको लगता है वापस अपनी इस दुनिया में आ गई हैं। पूछते 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 आखिर एक दिन आ ही गया कि जब वो बताने के मूड में आ गई जो उनके अंदर एक राज था। शायद वो भी चाहती थी कि वो इस राज के साथ दफन ना हो जाएं, शायद उनके अंदर भी अब इतनी भड़ास बन गई थी कि वो इस भड़ास को निकालना चाहती थी। और जब सुनाने के मूड में आ गई तो कहा, हाँ एक ही ख्वाब,
तय खाने में मैं आवाज़ें दे रही हूँ, इरफान, इरफान, इरफान तुम कहाँ हो? और इरफान की आवाज़ आती है, गुलनाज मैं तुम्हारे पास हूँ। और जैसे ये आवाज़ आती है मेरी आंख खुल जाती है और मैं इतनी घबराई हुई, इतनी खौफजदा होती हूँ कि मैं अपने इस अंदर भरे हुए अजाब को बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन निकाल नहीं सकती। आज मैं चाहती हूँ इस सब को बाहर निकाल दूँ। और यूं उन्होंने अपनी कहानी उस दिन सुना ही डाली। वो कहती हैं कि हम बहुत छोटे से थे जब पाकिस्तान पहुंचे। वालदैन जब पाकिस्तान बना था तो इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे, कराची में आए। कराची में आके सबको घर अलाट किए गए, हमें भी एक घर दे दिया गया। ये एक 3 कमरों पे मुश्तमिल घर था, एक गली के अंदर बना हुआ घर, पुराना सा घर। बहुत पुराना भी नहीं था लेकिन कोई नया भी नहीं था। नक्शा उस घर का इस अंदाज का था जैसे पुराने घर बनाए जाते थे। एक दरवाज़ा था, दरवाजे से दाखिल होते ही आगे बाथरूम थे और उससे आगे सहन, सहन के आगे बरामदा और उसके आगे 2 कमरे बने हुए थे। और उनमें से एक कमरा ऐसा था जिसके अंदर आप दाखिल होते तो पीछे एक और कमरा था। लेकिन उस घर के अंदर 2 सीढ़ियां थीं। एक जो पीछे वाला कमरा था बिल्कुल उसके एंड के साथ सीढ़ियां थीं, और एक वो सीढ़ियां थीं जो ऊपर छत की तरफ जाती थी, और दूसरी सीढ़ियां थीं वो जो नीचे उस तय खाने में जाती थीं जो उस घर के अंदर मौजूद था। आप जब उस दरवाजे को खोलते थे जो नीचे सीढ़ियों की तरफ जा रहा होता था, तो दरवाजे को खोलते ही घुप अंधेरा आपका इस्तकबाल करता था। आप उन सीढ़ियों से उतरते हुए एक एक कदम संभल संभल कर रखते हुए जब बिल्कुल नीचे उतर जाते तो बस आखिरी सीढ़ी पे अभी कदम नहीं रखा होता था कि पानी आपका इस्तकबाल करता था तो ये तय खाना, लेकिन इस अंदाज का ये तय खाना बना हुआ था कि पानी से डूबा हुआ था। और ये पानी कितना गहरा था ये भी कभी पता नहीं लग सका था। कुछ तय खाने ऐसे होते हैं जो पानी से वैसे भर जाते हैं, लेकिन ये वो पानी नहीं था। इस पानी को देख के लगता था जैसे पहले यहां पे कोई कुआं था, या खुदा जाने क्या था इस जगह पे जो ऐसा पानी तय खाने में भरा हुआ है कि आखिरी सीढ़ी पे आप पांव नहीं रख सकते, क्योंकि बाकी कितनी सीढ़ियां थीं नीचे की तरफ जो पानी में डूब चुकी थीं। हम छोटे से थे, दरवाजा खोल के हम नीचे उतर तो जाते और उस सीढ़ी पे भी पांव रख देते जो सीढ़ी पानी के अंदर भीगी होती थी। उसके और एक नीचे जो सीढ़ी रखते उस पे पांव रखते तो और टांगों तक पानी आ जाता, उसके और उतरते तो घुटनों तक पानी आ जाता, उसके और उतरते तो इस तरह पानी आपकी बॉडी के ऊपर आता जाता, यहां तक कि आप डूब जाते, जिससे अंदाजा होता कि काफी नीचे भी मजीद अभी सीढ़ियां हैं, लेकिन उन पे जाने के लिए आप पानी के अंदर डूब जाएंगे। बच्चे थे तो बस 1-2 सीढ़ियां ही चढ़ सकते थे। ये वो ज़माना था जिस ज़माने में सबसे ज़्यादा टाइम पास करने के लिए कोई इंटरटेनमेंट आपके पास होती थी तो वो एक रेडियो होता था। उसी पे खबरें आती थीं, उसी रेडियो पे गाने सुन लेते थे। ना कोई घर में टीवी होता था, बिजली भी थी तो 1-2 बल्ब ही जलते थे, पूरा घर रोशन नहीं होता था। गली के लोग एक दूसरे को जानते थे, जान पहचान वाले लोग थे। ये वो दौर था जब निगाहें झुकी होती थी, इज्जत और एहतराम के साथ एक दूसरे को देखा जाता था, बड़ों का एहतराम किया जाता था, छोटों से प्यार किया जाता था, शर्मो हया का दौर था।
हम लोग भी इस घर में आ गए और रहना शुरू कर दिया। इस घर में मेरी माँ थी, मेरे अब्बा थे और मुझसे मेरा बड़ा भाई इम्तियाज़, और उसके बाद नंबर था मेरा यानी गुलनाज का। हम सिर्फ दो बहन भाई थे, इम्तियाज़ और गुलनाज। इम्तियाज़ बहुत ही शरीफ सा शर्मीला सा लड़का था। उसने बचपन में भी कोई शरारतें नहीं की थी, लेकिन मैं ऐसी लड़की थी जिसको हर वक्त शरारतें ही सोचती थी। ऐसी शरारतें जो कभी चैन से ही नहीं बैठती थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हर वक्त शरारतें। हाँ, ये भी सच है, खुदा ने मुझे हुस्न भी बेइंतहा दिया था। मैं छोटी सी थी उस वक्त भी लोग देख के कहते कितनी खूबसूरत बच्ची है माशाअल्लाह, लेकिन मुझे इस हुस्न का तब एहसास हुआ जब मैं जवान हुई। पाकिस्तान हम शिफ्ट हो गए, रहना शुरू कर दिया और अब्बा ने फिर वहीं पे जो जमा पूंजी थी अपनी दुकान खोल ली। भाई अभी छोटा था, इसलिए मैं, मेरा भाई और माँ घर पे होते, भाई स्कूल भी जाता और अब्बा दुकान पे होते। इस मोहल्ले में ज़्यादातर लोग तो वही थे जो हमारी तरह आए थे और उनको घर अलाट किए गए थे, लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जो बहुत पुराने थे। और जब लोगों ने रहना शुरू कर दिया, ये वो दौर था जब मोबाइल, टीवी, वीसीआर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी, तो लोग एक दूसरे से मिलना जुलना रखते थे, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे, खैर खैरियत पूछते नहीं थे, सिर्फ खैरियत नहीं पूछते थे, बल्कि वाकई एक दूसरे के काम भी करते थे, बढ़ चढ़ के एक दूसरे के काम करते थे। ये वही दौर है जिसको हमेशा मैंने अपनी कहानी में मोहब्बतों का दौर कहा है। लोग इशा की नमाज पढ़ के सो जाते थे और सुबह फजर की अजान होने से पहले पहले जाग जाते थे। मोहब्बतों का दौर था, लोगों का आपस में मिलना जुलना हुआ, बढ़ना हुआ, तो हर कोई अपनी दास्तां सुनाता था। वहीं इसी मोहल्ले के जो सबसे पुराने थे, उन लोगों ने दास्तां सुनाई हमारे घर के तय खाने के बारे में थी। उस वक्त तो छोटे थे, कहानी सुन ली थी लेकिन समझ नहीं आई थी। बड़े होके उस कहानी की भी समझ आई। उन्होंने बताया था कि हमसे पहले इसी घर में एक हिंदू फैमिली रहती थी। मियां बीवी और उनके 3 बच्चे इस घर में रहते थे। उस फैमिली की जो औरत थी, उसके साथ वहां पे एक वाकया हुआ था। एक रात वो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि रात को चारपाई पे सोए हुए उसको वॉशरूम जाने की तलब हुई, और वो जैसे ही नींद से बेजार हुई तो उसने अपने सहन के अंदर एक औरत को खड़े हुए देखा। वह औरत बहुत हसीनो जमील थी, ऐसी सुर्ख और सफेद औरत कि दूर से खड़ी चमकती हुई नजर आ रही थी। ऐसे उसके जिस्म से जैसे रोशनियां सी निकल रही हों, बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई सफेद रंग था उसका। वो जैसे जागी कि कहीं मैं ख्वाब देख रही हूं या नींद में हूं, ये क्या मंजर है सामने। उसने देखा, कुछ देर चौंकी और उसने देखा वो औरत चलती हुई अंदर कमरे की तरफ चली गई है। वो और परेशान हो गई कि कोई चोरी की गर्ज से हमारे घर में घुस आई है। कौन है ये औरत? मैंने ख्वाब नहीं हकीकत में देखा है, मैं जाग चुकी हूं और मैंने जागती आंखों से इस औरत को देखा है, अंदर कमरे की तरफ चली गई है। उसने जल्दी से अपने शौहर को जगाया और बताया, मैंने एक औरत को देखा है, अंदर कमरे में गई है। वो दोनों उठे, एहतियात के साथ चलते हुए जिस सहन में वो लेटे हुए थे, वो कमरे की तरफ बढ़े। लालटेन के अंदर आग जला दी और लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ते हुए वो पूरे कमरे में गए, लेकिन कहीं पे भी उस औरत का नाम निशान नहीं था। सारा घर छान मारा लेकिन कहीं पे भी वो औरत नजर नहीं आई। शौहर ने कहा, लगता है तुमने ख्वाब देखा है, तुम्हारा वहम है। और बीवी बजिद थी, नहीं, मैंने जागती आंखों से उसको देखा है। वक्त और गुजरा तो फिर कुछ अरसे के बाद वही औरत
और उसके साथ एक मर्द जिसने धोती पहनी हुई थी और ऊपर एक सफ़ेद सा पतला कमीज जिसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, सफ़ेद सा कुर्ता जिसको कहा जाता है, कुर्ता पहना हुआ था, नीचे धोती पहनी हुई थी और पाँव में खुस्सा सा पहना हुआ था। वो दोनों हाथों में हाथ दिए चलते हुए कमरे की तरफ जा रहे थे। ये भी ऐसी ही एक रात थी जब वो सो के उठी तो उसको लगा कि फिर मेरा वहम है या फिर आज मैं ख्वाब देख रही हूँ, फिर वही मंजर है। लेकिन मंजर बदला हुआ था। वही औरत थी, हसीन और जमील औरत, लेकिन उसी के साथ एक मर्द भी था जिसने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। वो भी बिल्कुल उसी औरत की तरह सुर्ख और सफ़ेद था। सर पे उसने एक पगड़ी बांधी हुई थी, कुर्ता सफ़ेद कलर का पहना था और नीचे धोती बांधी थी और नीचे खुस्सा। वो दोनों चलते हुए अंदर दाखिल हुए। फिर उसी तरीके उसने जल्दी से शौहर को जगाया और सारी सूरत हाल बताई। फिर वो दोनों उसी तरह लालटेन लेके इधर उधर हर जगह, पूरे घर को, बाथरूम, इधर उधर हर जगह पे ढूंढ मारा, लेकिन कहीं होते तो वो मिलते। तो वो शौहर गुस्से हुआ कि लगता है तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दिमागी बीमारी है, ख्वाब देख रही हो, या क्या ऐसा सिलसिला है, घर में तो कोई नहीं है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वही मंजर शौहर ने भी देख लिया। उसने भी औरत और मर्द को हाथों में हाथ दिए अंदर जाते हुए देखा और वो जिस वक्त जा रहे थे वो उस वक्त उठा और उनके पीछे चल पड़ा। चलते चलते जब उनके पीछे गया तब उसने अपनी आंखों से देखा कि वो जो पहले भी बीवी को 2 दफ़ा नज़र आए थे और आगे गायब हो गए थे, तो अब क्योंकि वो जैसे ही गुजर रहे थे वो उठ के उनके पीछे चल पड़ा था, इसलिए उसको उस राज का पता लग गया कि हाँ वो हकीकत में नज़र आते हैं लेकिन फिर गायब हो जाते हैं, उसी तय खाने के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता था। क्योंकि वो जैसे ही दोनों जा रहे थे तो ये उठा और चुपके से उनके पीछे चलना शुरू हो गया। वो कमरे में दाखिल हुए और आखिर वाले कमरे के साथ जो सीढ़ियां बनी थी उसका दरवाज़ा खोला उन्होंने और नीचे उतर गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। क्योंकि उस दरवाजे को कभी उन्होंने कुंडी बाहर से नहीं लगाई थी, वो खुला होता था, और वो दोनों उसके अंदर दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो एकदम घबरा गया, समझ गया बीवी ने 2 दफ़ा जो देखा था, एक दफ़ा औरत को और दूसरी दफ़ा उसके साथ मर्द भी था, इसका मतलब है वहम नहीं हकीकत था। और वो दोनों कहाँ जाते हैं? उसी तय खाने में। अगली सुबह वो उठा और उठ के उसने तय खाने के अंदर जाने का प्रोग्राम बनाया क्योंकि वो उस रात को सो नहीं सका था। जब वो दोनों अंदर चले गए और उसने बाहर से देख लिया कि उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया है और वो दोनों उसके अंदर हैं, तो वो कुछ देर बाहर खड़ा देखता रहा, शायद अभी बाहर निकलेंगे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। तो वो चलता हुआ अपने बिस्तर पर आया। नींद कोसों दूर थी। अब उसको सिर्फ ये देखना था कि वो उसी तय खाने में ही रहते हैं या बाहर आते हैं। यहाँ तक कि जागते जागते सुबह हो गई लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। मतलब जो भी था वो उसी तय खाने में था। जब रोशनी फैल गई, सुबह हो गई, तब उसने फैसला किया तय खाने में जाने का, क्योंकि अब रात का खौफ, अंधेरे का खौफ ख़त्म हो चुका था। सूरज की किरणें रोशनी जैसे ही फैलाती हैं तो वो काली स्याह चादर जिसने ढांप रखा होता है ज़मीं को रात बना के, वो चली जाती है और वो किरणें जब उजाला ही उजाला करती हैं तो इंसान के अंदर भी खौफ ख़त्म हो जाता है। तभी वो नीचे उतरा, लेकिन उन सीढ़ियों पे पहुंचते ही उसको एहसास हुआ नीचे सीढ़ियां हमेशा की तरह पानी में डूबी हैं। जो भी है वो पानी के अंदर चला गया है। अगर वो बशर थे, इंसान थे, तो पानी के अंदर कोई ज़्यादा देर नहीं रह सकता। तो वो समझ गया वो इंसान नहीं, वो हवाई मखलूक थी। दरवाज़ा उसी तरीके बंद था जिस तरह रात दोनों अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद करके गए थे, और उसके सामने सुबह हुई थी, कोई बाहर भी नहीं निकला था। तो वो समझ गया कि इसका मतलब है कि ये यहीं ही रहते हैं। तभी उसने अपनी बीवी से कह दिया था उस तरफ मत जाना, जो जिनको तुमने देखा है वो वहीं रहते हैं। कुछ अर्सा उस घर के अंदर रहे और उसके बाद उन्होंने उस घर को खाली कर दिया था। उसके बाद एक और फैमिली वहां पे आके रही थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो भी चले गए थे। वो भी एक हिंदू फैमिली थी, क्योंकि जो यहाँ रहते थे वो हिंदुस्तान चले गए थे और जब पाकिस्तान बना था तो वहाँ के लोग यहाँ आ गए थे। जो यहाँ फैमिली रहती थी वो हिंदुस्तान चली गई और तभी गुलनाज, उसके माँ बाप, भाई इस घर में शिफ्ट हो गए।
जब मिलना जुलना हुआ, इधर उधर की बातें हुई, तो उसके वालिद तक भी इस कहानी को पता लग गया। और तब वालिद साहब ने फैसला किया कि इस तय खाने के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दिया करें। उसकी कुंडी तो लगी हुई थी, आज के दौर की तरह कुंडी नहीं होती थी जिस तरह आज हम कुंडी लगा देते हैं। वो एक लोहे का लटक रहा होता था, जंजीर टाइप सा, वो लगाते थे। ऐसा ही हुआ। अब उस दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी। गुलनाज कहती है, मैं क्योंकि शरारती थी, खौफ नाम की कोई चीज मेरे पास से भी कभी नहीं गुजरी थी। मैं अक्सर उसी तय खाने में चली जाती। सिर्फ एक अंधेरा ही तो होता, और उस अंधेरे के बाद पानी में डूबी हुई वो सीढ़ियां, कुछ भी तो नहीं था। बचपन में मैंने भी उस कहानी को सुन लिया था, लेकिन मेरे अंदर कभी भी खौफ नहीं आया, सिवाय इसके कि वो एक तय खाना था जो पानी से भरा हुआ था और कुछ भी नहीं। यहां तक कि मेरी सहेलियां जब मेरे साथ खेलने के लिए आती तो वो भी अक्सर मुझसे इस तय खाने का जिक्र करती और मैं उनको लेके उस तय खाने में चली जाती। अब्बा जी ने उसके कुंडी लगा दी थी और हम कुंडी खोलते और चुपके से नीचे उतर जाते, मोमबत्ती अपने साथ लेके जाते, रोशनी करते, बैठते, खेलते, वापस आ जाते। कुछ भी तो नहीं था सिवाय वहम के, उस किस्से कहानी के। सिर्फ एक तय खाना ही तो था। भाई बड़ा हो गया, वालिद साहब के साथ दुकान पे बैठना शुरू हो गया। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और मैट्रिक के बाद लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सो अब फैसला हुआ कि गुलनाज घर में रहेगी। भाई ने जिस वक्त अभी तालीम मुकम्मल नहीं की थी कि वहीं हमारी वालदा चल बसी। मैं अभी बहुत छोटी थी, भाई भी छोटा था। वालिद साहब थे, वालिद साहब दुकान पे चले जाते, अभी भाई पढ़ रहा था, उसने मैट्रिक नहीं की थी। मैं अभी स्कूल जा रही थी और छोटी थी, खाना पकाना नहीं आता था कि अम्मी के गुजर जाने से एक सबसे बड़ा मसला था, खाना कौन पकाएगा, रोटियां कौन बनाएगा। तो वहीं पे एक हमारी फुफ्फो थी जो बेवा थी और काफ़ी उम्र की थी, वो हमारे घर आ गई। जब अम्मी फौत हुई तो वो अम्मी की फौतगी पे ही आई, तो वहीं पे अब्बा जी ने उनसे कहा कि आप यहीं रह जाइए, आपका भी तो अब कोई नहीं है, अकेली हैं, दिल लगा रहेगा बच्चों का। अब्बा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कबूल कर ली, क्योंकि उनका भी तो कोई नहीं था। वो बूढ़ी सी थी और उन्होंने घर का सारा काम काज अपने हाथ में ले लिया। अब्बा जी भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए, क्योंकि अब खाने पकाने वाली आ गई थी। फुफ्फो घर में खाना पका देती, घर के काम काज भी कर देती। यूं मैं भी रिलैक्स हो गई। मां को एकदम इस तरह चले जाते देख के कि घर वीरान सा हो गया था, सूना सूना सा हो गया था। हम भी छोटे थे, वालिद जहां परेशान थे, हम बच्चे भी परेशान हो गए थे। फुफ्फो के आने से उदासी कुछ कम हो गई। जब मैं स्कूल से वापस आ जाती तो सहेलियों के पास खेलने के लिए चली जाती। कुछ अरसे बाद भाई इम्तियाज़ ने भी वालिद साहब के साथ दुकान पे जाना शुरू कर दिया। अब मैं और मेरी सहेलियां होती, खाला क्योंकि अब काफ़ी बूढ़ी थी, वो काम काज करती और उसके बाद दिन को सो जाती। घर में कोई ना होता, सिर्फ एक खाला जो सोई होती। यूं मेरी सहेलियां मेरे घर आ जाती और हम खेलती रहती। मैं अक्सर कभी किसी सहेली के घर चली जाती और कभी किसी सहेली के घर चली जाती। लेकिन सबसे अच्छी जगह जो हम लोगों के लिए खेलने के लिए थी वो हमारा घर था, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी। बाकी सहेलियों के घर में जब हम खेलते थे तो किसी न किसी की वालदा या वालिद रोक टोक ज़रूर करते थे। वक्त इसी तरह गुजरा अपनी दोस्तों के साथ खेलते भागते कि मैंने भी मैट्रिक कर ली और उसके बाद मैं अब घर पे ही रहना शुरू हो गई। जब मैंने मैट्रिक कर ली थी उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ, और दुनिया की नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया था। लोगों ने, ख़वातीन ने भी जब कहती थी माशाअल्लाह गुलनाज बहुत खूबसूरत है, तब मैं अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखती क्या वाकई ये सच है। समझ ना आती, लेकिन हाँ शायद वो ठीक कहती थी। और जिन्होंने कहानी भेजी उन्होंने भी यही लिखा है कि हाँ हमारी दादी
बुढ़ापे में भी बहुत खूबसूरत थी। खेलते कूदते पता ही नहीं लगा कब मैं जवान हो गई। और वहीं पे भाई का एक दोस्त जिसका नाम इरफान था, वो कभी कभी भाई से मिलने के लिए आता। पहले मैं और भाई इकट्ठे खेलते, बात कर लेते, गपशप करते, लेकिन जब भाई बाप के साथ दुकान पे जाना शुरू हो गया तो वो शाम को थका आ रहा आता, खाना खाता और फिर सो जाता। कभी कभी वो जुम्मे वाले दिन दुकान बंद होती, वो छुट्टी करते, तो उसका दोस्त इरफान उससे मिलने के लिए आ जाता। हमारी इंटरटेनमेंट वही एक रेडियो था। जब मेरी सहेलियां आ जाती तो हम रेडियो छुपा के ले आते, छत पे चले जाते या सहन में बैठ के रेडियो चला लेते और रेडियो पे गाने सुनते। और गाने सुनना हमारे लिए ऐसे होता कि छुप छुप के हम गाने सुन रहे होते कि कोई अगर सुन ले तो वो डांटेगा कि तुम लड़कियां हो के गाने सुन रही हो। उस दौर में तो गाना सुनना भी एक बहुत बड़ा जुर्म था। और हम तो कभी कभी ऐसे हाथ पांव मार के डांस भी कर लेते। डांस क्या कहना, बस ऐसे हिल लेते थे, लेकिन डर डर के। वहीं जब इम्तियाज़ भाई का दोस्त इरफान अक्सर घर आता तो मैंने भी उसको देखा, इरफान ने मुझे भी यूं देखा। तो एक दूसरे को देखते देखते कैसे हमारी दोस्ती हुई पता ही ना चला। अक्सर घर से बाहर किसी सहेली के घर जाते हुए मेरा इरफान से आमना सामना हो जाता तो मैं उसको देख के मुस्करा पड़ती और वो मुझे भी देख के मुस्करा पड़ता। और यही हमारी इब्तिदा थी दोस्ती की। मैं बहुत निडर थी, अब मैं जवान हो चुकी थी। अब भी कई दफ़ा उसी तय खाने के अंदर गई थी, बचपन से जाती जा रही थी। कुछ भी नहीं था सिवाय उस किस्सा कहानी के जो सुनाई गई थी हमसे पहले जिस फैमिली के साथ हुआ था। वरना तो मैं जब भी गई थी एक गुप अंधेरा था। अब्बा ने बेशक कुंडी लगा ली थी, मेरी सहेलियां भी, मैं भी कुंडी खोलती, हम लोग नीचे जाकर बैठ जाते, गप्पे मारते रहते। फुप्पो वैसे भी अपने कमरे में सो रही होती, उनकी टेंशन हमें होती नहीं थी, तो हम अक्सर उस जगह पे बैठे रहते। कुछ भी नहीं था। मैं इतनी बहादुर थी कि रात को अंधेरी गलियों में भी गुजर के अपनी सहेली के घर चली जाती थी। वरना उस दौर में लड़की अकेली शाम को ही घर से निकलती थी तो कांप जाती थी। रात का अंधेरा लड़की को डरा देता था, लेकिन मैं अंधेरों से डरने वाली नहीं थी। तो बात हो रही थी उस इरफान की जो अक्सर आमना सामना होते ही मुस्कुरा पड़ता। मैं भी उसको देख के मुस्कुरा पड़ती। इसी तरह जब वो भाई से मिलने के लिए आता, अब वो ज़्यादा आने लगा था। जब से मैं उसको देख के मुस्कुराई थी और उसने मुझे देख के मुस्कुराया था, तो तब से इब्तिदा हुई थी। ये इजाज़त होती थी लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से। हाँ, तुम्हारी मुस्कुराहट का जवाब मैंने भी मुस्कुराहट में दिया है, तो मतलब है यस। और यूं जब वो भाई को मिलने के लिए घर आता तो वो छुप छुप के मुझे देखता और मैं भी छुप छुप के उसको देखती। जब भी मौका मिल जाता तो मैं उससे बात भी कर लेती, क्योंकि वो घर में होता था तो मुझे उससे बात करने का मौका भी मिल जाता। इसी तरह एक दिन वो भाई से मिलने के लिए आया और भाई कमरे में गया तो मैंने जाके सलाम किया और उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने उनसे कहा कैसे हैं आप। उसने सर नीचे झुका लिया और मुझसे पूछा यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप कैसी हैं। बस ये ऐसी इब्तिदा हुई हमारी कि उसके बाद ना सिर्फ दुआ सलाम हो गई, बल्कि हम आपस में बातें करते करते हालत यहाँ तक हो गई कि पता ही ना चला कि हम दोनों में प्यार हो गया। और तब मैंने एक दिन उसे कहा कल मैं घर पे 2 बजे आपका इंतज़ार करूंगी। और वो चला गया। अगले दिन मुझे बेचैनी से इंतज़ार था। मैं रात सारी सो नहीं सकी थी। अभी तो 1 बजा था और मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी कि आज 2 बजे उसने आना है। और मैं दरवाजे की तरफ चक्कर लगाती। मैंने 2 बजे का टाइम इसलिए दिया था कि फुफ्फो इस वक्त सो जाती थी। मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ चले जाते। अरे अभी तो बहुत टाइम रहता है। फिर मैं दरवाजे की तरफ जाती, यहां तक कि 2 बज गए। जैसे ही 2 बजे मैं दरवाजे पे पहुंची तो वो गली में सामने आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो हमारे घर आता तो था और पीछे हट गई, वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया।
मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, लड़कियां ऐसा नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैंने उसे बुला लिया था। मैंने अंदर झांक कर देखा, फूफो बहुत गहरी नींद सो रही थी। उनको तो बड़ी मुश्किलों से जगाना पड़ता था। यूं वो ऊपर जो छत को सीढ़ियां जाती थी, उन सीढ़ियों पे जाकर हम दोनों बैठ गए। हाँ, ये एक पाकीज़ा मोहब्बत थी। उस दौर में अगर मोहब्बत भी होती थी तो मोहब्बत जिस्मानी ख्वाहिश का नाम नहीं होता था, पाकीज़गी का नाम होता था। हम दोनों फासला रखकर बैठते और इस अंदाज में बातें करते कि झुकी झुकी निगाहें होती। लेकिन पहली दफ़ा था तो मेरी बार बार निगाहें दरवाजे की तरफ भी जा रही थी जो अंदर से बंद था, और इस अंदाज में सीढ़ियों पर बैठे थे कि अगर बाहर से कोई आए या फूफो जाग जाए तो मुझे पता लग जाए। और यूं 1 घंटा वो मेरे साथ बैठा, और फिर मैंने उसे टाइम दिया कि अब फलां दिन को सेम इसी टाइम पे आ जाना। इरफान के साथ मुलाकातों का ये सिलसिला मेरा चल पड़ा। ये बात मैंने अपनी सहेलियों से भी छुपाई थी। मेरी सहेलियों से रोज़ मुलाकात होती थी, लेकिन मैंने उनको इरफान के बारे में, अपनी मोहब्बत के बारे में, दोस्ती के बारे में, कैसे दोस्ती से मोहब्बत में रिश्ता बदला, कोई बात नहीं बताई थी। क्योंकि उस वक्त अगर मैं अपनी दोस्तों को, सहेलियों को ये बात बता देती तो एक लेक्चर शुरू हो जाता, क्योंकि वो भी इस चीज़ को बुरा समझती थी। ये वो दौर था जब इसको बहुत बुरा समझा जाता था, और अगर उनमें से हो सकता है मैं ये बात बता देती तो कई लड़कियां मुझसे दोस्ती ही छोड़ देती, इस खौफ की वजह से कि पता लग गया किसी को तो हमारे माँ बाप भी हमें डांटेंगे और मार पड़ेगी कि ऐसी लड़की की तो हम दोस्त थी जो ये काम कर रही थी। लेकिन मैं डरती नहीं थी। यूं मैं और इरफान मिलते रहे। बस होता यही था, दादी के मैं सोने का इंतज़ार करती। दादी जब सो जाती तो उसके बाद बेचैनी शुरू हो जाती, दरवाजे की तरफ मेरी निगाहें शुरू हो जाती। जैसे टाइम होता इरफान अंदर आ जाता, मैं दरवाज़ा बंद करती और हम जाकर बैठ जाते, बातें करते रहते। ऐसी ही एक दोपहर को हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि मुझसे इरफान ने कहा, गुलनाज, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह छुप छुप के तुमसे मिलना। मैं जानता हूं यह गलत है कि हम दोनों इस तरह छुप छुप के मिलते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे पता है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूं, क्योंकि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और ना सिर्फ प्यार करता हूं बल्कि मेरे अंदर शदीद ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं। बस तुम्हारी इजाज़त चाहिए। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज सकूं? और मैंने शर्मा के सर नीचे कर लिया, गर्दन हिला दी। हाँ, हम कभी भी छत पे नहीं जाते थे, ताकि साथ वाली जो जुड़ी हुई छत थी, क्योंकि ये वो घर, इस तरह के घर थे जिनकी छतें आपस में जुड़ी होती थी। छत पे इसलिए नहीं जाते थे कि शायद कोई छत पे हमें देख ना ले, और नीचे सहन में भी इसलिए नहीं बैठते थे कि कोई साथ वाली छत पे खड़ा हो तो हमें देख ना ले। इसलिए सीढ़ियाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ के अंदर हम बैठ के आराम से, ऊपर छत पे भी कोई अगर खड़ा हो तो हमें वो भी नहीं देख सकता था, और मैं बैठ के बाहर से कोई अगर आ जाता उसको भी देख सकती थी, और फूफो उठ जाती थी उसको भी देख सकती थी। बाहर का मुझे डर इसलिए नहीं होता था कि दरवाज़ा लगा होता था। अब मैं खुश थी कि इरफान मुझसे इजाज़त जो मांग रहा था, मैंने उसको इजाज़त दे दी थी खुशी खुशी कि हाँ, वो अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजे। ऐसी एक सुबह अबू और मेरा भाई इम्तियाज़ शॉप के लिए नाश्ता वगैरह करके जब जाने लगे तो अबू एकदम से बैठ गए। कहा, लगता है तबीयत कुछ आज अच्छी नहीं है। तो भाई बोला, अबू आप फिर रेस्ट कीजिए, मैं दुकान पे चला जाता हूँ। अबू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी भी इतनी भी बुरी नहीं है तबीयत, मैं ना जा सकूँ, बस ऐसे कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं। और यूँ अबू और भाई दुकान पर चले गए। कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी, बस उनको कमज़ोरी से महसूस हो रही थी, वो दुकान पे चले गए। और पूरे 2 बजे इरफान घर आ गया। रूटीन ये होती थी
1 बजे मेरा भाई घर आता था, 12:30 बजे मेरा भाई घर आ जाता था और 1 बजे तक खाना खा के वो 1:30 बजे अब्बू की रोटी भी लेकर चला जाता था। और 1:30 बजे जब मेरा भाई अब्बू की रोटी लेके, अब्बू दुकान पे ही रोटी खाते थे, जब रोटी लेके चला जाता तो फुफ्फो 1:30 बजे ही सोने के लिए चली जाती थी और मैं 2 बजे इरफान को बुला लेती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अब्बू और भाई तो चले गए, 12:30 बजे भाई आया, फ्रेश होके उसने खाना खाया और 1:30 बजे अब्बू के लिए रोटी लेकर चला गया। 2 बजे दरवाज़ा बजा तो मैं समझ गई, इस अंदाज में अगर कोई दरवाज़ा बजाता है तो वो इरफान है। हल्के सी उसने दरवाजे पे नॉक की और मैं भागती हुई दरवाजे पे पहुंची। वो अंदर दाखिल हो गया। वो इस अंदाज में अंदर दाखिल होता था कि उसको बाहर गली में कोई दाखिल होता ना देख सके, और मैं भी इस अंदाज में दरवाज़ा खोल के रखती थी कि किसी को पता ना लगे। जब वो अंदर दाखिल होता था तो मैं तब गली में झांक के देखती थी कि किसी ने पीछे से देख तो नहीं दिया। और दोपहर के 2 बजे वैसे अमूमन गली में कोई भी नहीं होता था, इतनी तपती दोपहर होती थी। ये भी एक तपती दोपहर थी, शदीद गर्मी थी। और जब उसने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो उसने इधर उधर देखा, पीछे कोई भी नहीं था, गली वीरान पड़ी थी। वो जल्दी से अंदर आ गया। फिर भी मैंने बाहर झांक के देखा, गली में कोई भी नहीं था। दरवाज़ा मैंने बंद किया और हम दोनों चलते हुए अपनी उसी जगह सीढ़ियों पे जाकर बैठ गए। मैं बहुत खुश थी। जल्द ही वो मेरे घर रिश्ता भेजने लगा था और आज मैंने उससे पूछना था कि तुम तो कह के गए थे काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हो तुम, आज अभी तक तुम्हारे वालिदैन क्यों नहीं आ सके। आज मैंने उसको बुलाया हुआ नहीं था, आज वो खुद ही आ गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार में थी कि वो आए, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा ही लंबा अरसा हो गया था, वो नहीं आ सका था। तकरीबन ये कोई 2 हफ्ते हो गए थे, 2 से 2.5 हफ्ते हो गए थे वो नहीं आया था। जब वो आया तो मैंने पहला सवाल उससे ये किया, कहाँ थे तुम, इतने दिन हो गए, तुमने चक्कर नहीं लगाया, सब खैरियत है ना। तो वो बोला हाँ सब खैरियत है, बस कुछ काम था, किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए चक्कर नहीं लगा सका। अम्मी अबू को राज़ी करने में लगा हुआ हूँ। अभी तुम्हारे बारे में बताया नहीं है उनको, बस इतना कहा है। वो मुझसे बार बार पूछती हैं अम्मी कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, तो मैंने उनको इशारों में कहा था जी मैं बस पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा, उसके बाद आप मेरी शादी कर दीजिए। अब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो चुका हूँ, उसी काम के सिलसिले में ही बाहर गया था, काम मेरा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़गार का सिलसिला बेहतरीन हो गया है। अब मैं अम्मी को बताने ही वाला हूँ। अम्मी को मैंने इशारा दे दिया है कि हाँ, अम्मी ने मुझसे पूछा था अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो बताओ। मैंने गर्दन को हल्का सा हिला के इशारा दिया था हाँ है, लेकिन नाम अभी नहीं बताया था। आज तुमसे यही पूछने आया हूँ, आज नाम बता दूंगा। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ ही देगा, और मैं एकदम से घबरा गई, ये क्या हुआ। और मैं तेज़ी से चलती हुई दरवाजे की तरफ गई कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो देखा दरवाज़ा जो खटखटाने वाला था वो कोई और नहीं, मेरा भाई इम्तियाज़ था, और वह ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था गुलनाज दरवाज़ा खोलो। और मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं भागती हुई वापस सीढ़ियों पे गई और मैं कुछ समझ नहीं आ रही थी, सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। मुझे समझ ही ना आए कि मैं अब इरफान को कहाँ छुपाऊं। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भाई वापस आ जाएगा। भाई को शक हो गया था या क्या हो गया था मुझे नहीं पता। वो दरवाज़ा पीटे जा रहा था और मेरे हाथ पांव फूले हुए थे। मुझे कुछ समझ ना आया मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, छत पे लेके जाऊँ कोई देख लेगा, कमरों में लेके जाऊँ, पता नहीं क्या हुआ, भाई किस कमरे में जाता है, कहाँ लेके जाऊँ इसको। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और बस इतना ही समझ आया कि वो जो कमरे के पीछे तय खाना है जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, जिसकी कुंडी बाहर से लगी रहती है, मैं उधर लेके गई और उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया। कहा भाई आ गया, खुदा का वास्ता मुझे मार डालेंगे, बस थोड़ी देर की बात है, भाई चला जाएगा, बस यहीं आप अंदर चले जाओ। उसने कहा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा कोई नहीं सुननी, भाई को शक पड़ जाएगा, काफ़ी देर से वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, इतनी देर में कभी नहीं लगाती, प्लीज़ आप अंदर जाओ, मैं बाहर से कुंडी लगा देती हूँ, थोड़ी देर की बात है, मैं आपको निकाल दूंगी। और यूं उसको जल्दी से बस धक्का ही दिया मैंने कि वो बस अंदर हो जाए। वो अंदर हुआ, मैंने बाहर से कुंडी लगाई और जल्दी से भागती हुई दरवाजे पे गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा भाई बोला क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने कहा मैं वॉशरूम में थी।
तो मेरी पीछे निगाह पड़ी, वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी और वालिद साहब भाई के साथ घर आ गए थे। जल्दी से उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। एक और भी साहब साथ थे जिन्होंने वालिद साहब को सहारा दिया हुआ था। गली के जहाँ तक तांगा आ सकता था, उस दौर की सवारी तांगा होता था, तांगे के अंदर वो उनको बिठा के लाए थे और बाकी हिस्सा थोड़ा सा जो गली का था जहाँ तक तांगा नहीं आ सकता था वो उसको उठा के लाए थे। वालिद साहब को वो जल्दी से अंदर लेके आए। भाई भी शदीद परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा पता नहीं, इनकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई, इनको ठंडे पसीने आने शुरू हो गए, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आई कि मैंने एक फ़ौरन फ़ैसला किया। जब मैं खाना लेके गया तब तक, खाना खाने के लिए यहाँ घर आया था तब तक तो ठीक थे। जब खाना लेके वहाँ पहुँचा तो इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। बहरहाल इनको तुम संभालो, इनके हाथ मसाज करो, जल्दी से फूफो को जगाओ। जो शख्स छोड़ने के लिए आया था घर में, उसने वालिद साहब को बिस्तर पे लिटाया, चारपाई पे लिटा के वो चला गया और यूं फूफो को जगा दिया गया। उन्होंने कहा जल्दी से आप इनके हाथ और पाँव पे मसाज करो, मैं हकीम साहब को बुला के लाता हूँ। वालिद साहब को जैसे ही चारपाई पे लिटाया गया उनकी आंखें बंद थीं। फुफ्फो भी परेशान हो गई थी, वो काफ़ी बूढ़ी थी, वो भी उनके हाथ और पाँव हम दोनों मिलके मसलना शुरू हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज़ इसलिए थी, जिसको मैं तय खाने में बंद करके आई हूँ, बाहर से कुंडी लगा के आई हूँ, उसको मैंने निकालना है। मेरे रंग उड़े हुए थे। मैंने ऊपर ऊपर से अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की थी, शो करवा रही थी मैं नॉर्मल हूँ। मैं नॉर्मल नहीं थी। वो अंदर था, वो उस तय खाने में, उस बंद तय खाने में जो दिन की रोशनी में भी घुप अंधेरा होता था। वो मैं थी जो डरती नहीं थी, जो अंधेरों से नहीं डरती थी। मैं नहीं जानती थी वो कितना डरता है अंधेरे से। मैं नहीं जानती थी उस तय खाने में जिसको मैं पहली दफ़ा लेके गई हूँ, जिसको बंद कर दिया है मैंने, बाहर से कुंडी लगा दी, अंदर घुप अंधेरा हमेशा रहता था। दरवाज़ा खोल के भी हम कोई ना कोई रोशनी का एहतमाम करते थे, वो तो दरवाज़ा बंद कर दिया था मैंने, और मेरे पास कोई हल भी तो नहीं था। और थोड़ी देर के बाद जहाँ मुझे उसकी शदीद टेंशन थी वहीं पे वालिद साहब की थी। मेरा दिल किया मैं अभी जाऊँ, लेकिन ये था कि वालिद साहब को कुछ ना हो जाए, और अगर मैं खोलने के लिए जाऊँ और बाहर निकल रहा हूँ, पीछे से भाई ना आ रहा हो, मैं कुछ फैसला ना कर सकी, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। इस फैसले को करते करते थोड़ी देर के बाद भाई दो और लोगों के साथ, तीसरे हकीम साहब के साथ अंदर दाखिल हुए। और उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। वो हकीम साहब तो 2 घंटे वहाँ पे रुके रहे, उसके बाद चले गए। वो जो 2 शख्स थे वो वहीं पे रहे, कुछ और लोग भी आ गए, और जो मिलने वाले थे उनको पता लगता गया तो वो भी आना शुरू हो गए। क्या हुआ क्या हुआ। और वो दिन के 2-2:30 बजे वो जो आए थे, रात के 10 बज गए। घर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तकरीबन 9:30 बजे जाके सब अपने अपने घरों को गए, और यूं वाले साहब की तबीयत भी बेहतर हो गई, और वाले साहब भी अब कहने लगे कि मुझे सोना है, अब आप लोग भी सो जाओ। और भाई भी अपने कमरे में जब सोने के लिए गया, तकरीबन उस वक्त 10 बज गए थे, जब मुझे मुसलसल जो दिल को धड़का था वो ये याद था कि कोई तय खाने में है जिसको मैं बंद करके आई हुई हूँ। हाँ, मुझे वालिद साहब अजीज़ थे, मुझे भाई से भी प्यार था, लेकिन कोई और था जो अंदर था। मैं कैसे उसको बाहर निकालती? घर में तो हलचल थी। मैं पूछती, क्या जवाब देती, कैसे निकालती उसको? जब सो गए तो मैंने जल्दी से एक मोमबत्ती उठाई, मोमबत्ती जलाई, और दबे कदमों चलती हुए उस तय खाने की तरफ जब गई, खामोशी थी। मैंने उस तय खाने की कुंडी खोली, चरचराहट से दरवाजा खुल गया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, और मैंने हाथ में वो मोमबत्ती जो जला रखी थी, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, हाथ पांव कांप रहे थे। सुबह से रात के 10 बज गए थे। वो अंदर था, इरफान, उस तय खाने में, और पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही मेरे मुंह से एक जुमला निकला, इरफान। ठक, मैंने दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा, इरफान कहाँ हो? ठक, मैंने एक और सीढ़ी पे पांव रखा, इरफान कहाँ हो? और मेरे मुंह से एक ही जुमला निकल जा रहा था, इरफान कहाँ हो? इरफान,
मेरी आवाज़ सुन रहे हो? कहाँ हो? अब वो मोमबत्ती की रोशनी उस तय खाने के अंदर रोशनी तो पैदा कर रही थी, लेकिन हर तरफ वही पानी ही पानी था। जहाँ जहाँ रोशनी जा रही थी उस मोमबत्ती की, वहाँ पे तो सिर्फ उजाला था, बाकी हर तरफ खूब अंधेरा। पहली दफ़ा मैं भी रात के 10 बजे अकेली उस तय खाने में आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा दाखिल हुई थी। मुझे डर जाना चाहिए था, मुझे खौफज़दा हो जाना चाहिए था। मैं भी अगर इस तहखाने में आती थी तो दिन की रोशनी में, रात को कभी नहीं आई थी। लेकिन आज रात पता नहीं क्यों जो डरने वाली नहीं थी, जो ज़िंदगी में कभी नहीं डरी थी, आज भी उसके अंदर डर नहीं था किसी जिन भूत का। लेकिन हाँ, वो डरी हुई थी बहुत शदीद इस बात पे, इरफान कैसा है। इरफान सुबह से इस तहखाने में, मैंने तो उसकी बात तक नहीं सुनी थी। वो कुछ कहना चाह रहा था, मैंने उसके लफ्ज़ भी नहीं सुने थे, बस उसको जल्दी से अंदर धकेल दिया था और आवाज़ें देते देते, इरफान कहाँ हो, इरफान कहाँ हो, इरफान कहाँ हो। कितनी देर मैंने उसको वहाँ पे आवाज़ें दी, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। यहाँ तक कि सीढ़ियों पे चलते चलते मैं उस सीढ़ी तक पहुँच गई जो पानी में डूबी हुई थी। मेरे पाँव पानी में डूब चुके थे और उसके बाद पानी ही पानी शुरू होने वाला था। उसके बाद तो वो हो ही नहीं सकता था। अगर इरफान को होना चाहिए था तो वो उन सीढ़ियों पे उसको मौजूद होना चाहिए था जो मैं तय करके नीचे आ चुकी थी। और जब मैं सीढ़ियों को तय कर रही थी, इरफान अगर वहीं होता तो मुझे नज़र भी आ जाता। मैं तो उस जगह पे पहुंच चुकी थी जहां सीढ़ियां पानी में डूब रही थी। बकिया सीढ़ियां टोटल पानी में थी, तो वो तो पानी में हो ही नहीं सकता था। और मैं पागलों की तरह उसको खड़ी आवाज़ें देती रही, लेकिन इरफान कहीं पे भी नहीं था। मैं तकरीबन आधा घंटा उस जगह पे खड़ी उसको आवाज़ें देती रही, उसको देखती रही, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे ये यकीन आ गया इरफान अंदर नहीं था। कुंडी तो मैंने बाहर से खोली थी, वो तो बाहर आ ही नहीं सकता था, अंदर से कुंडी खोल भी नहीं सकता था, और घर का कोई फ़र्द इस तरफ आया भी नहीं था। कुंडी उसी तरह मौजूद थी जिस तरह मैंने दिन को लगाई थी, और रात को भी जब मैं अंदर पहुंची 10 बजे मैंने अपने हाथों से कुंडी खोली जिस तरह लगाई थी। तो इरफान कहाँ गया? आधा घंटा मैं उसको ढूंढती रही, लेकिन इरफान कहीं नहीं मिला, क्योंकि उसने मिलना भी तो नहीं था। उसके बाद मैं वापस आ गई। नींद मेरी आंखों से दूर हो गई कि वो सुबह खुद कहीं ना कहीं से आ जाएगा। वो कहीं चला गया है, वो आ जाएगा। सुबह हो गई, रात सारी मैं जागती रही। सुबह उठती ही जब रोशनी हो गई तो फिर से भाग के मैं उस तय खाने में गई, कुंडी खोली, उसी तरह आवाज़ें दी। वो कहीं पे नहीं था, कोई आवाज़ नहीं आई। भाई उसी तरह काम पे, दुकान पे चला गया। मैं फिर से गई, सारा दिन देखती रही, बार बार आवाज़ें लगाती रही, लेकिन इरफान कहीं पे नहीं था। उसके माँ बाप ने भी ढूंढना शुरू कर दिया, मोहल्ले में भी सबको पता लग गया कि इरफान नहीं है। सब इरफान को ढूंढते रहे, लेकिन इरफान का कहीं कोई पता नहीं था। मैंने पागलों की तरह रोज़ जाके उस तय खाने में इरफान को ढूंढा, लेकिन इरफान की कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को कुछ बता सकती, मैं किसी को ये कह सकती। हाँ, आखिरी दफ़ा मैंने ही इरफान को इस तय खाने के दरवाजे को खोल के अंदर धकेला था। वो कुछ कहना चाहता था, मैंने तो खौफ के मारे सुना भी नहीं था वो क्या कहना चाहता है। बस एक ही रिक्वेस्ट थी, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी खातिर अंदर चले जाओ, प्लीज़ मेरी खातिर अंदर चले जाओ। हाँ, वो मेरी खातिर ही तो अंदर गया था, बट मेरी खातिर वो बाहर नहीं आया था। पूरा मोहल्ला उसको ढूंढता रहा, लेकिन इरफान का कहीं कोई पता न लग सका। बस यूं समझ लो, शादी मेरी भी हो गई, आज मैं दादी बन गई हूं, लेकिन जिंदगी के 40 साल हो गए हैं, आज भी एक ही ख्वाब देखती हूं। ख्वाब सिर्फ यही देखती हूं, मैं एक तय खाने में हूं और हाथ में मोमबत्ती लेके आवाज दे रही हूं, इरफान, इरफान, इरफान तुम कहां हो? और उस तय खाने में गूंजती हुई एक आवाज आती है, गुलनाज मैं यहां हूं। और बस खौफ से मेरी आंख खुल जाती है। और तुमने जिस कैफियत में मुझे देखा है, ये तुमने दिन को देखा है, रातों को भी इसी तरह मैं जाग जाती हूँ, खौफजदा हो जाती हूँ। उस तय खाने में इरफान को ढूंढती फिरती हूँ, आवाज़ें देती हूँ, और जब इरफान कहता है गुलनाज, एक गूंजती हुई तय खाने के अंदर आवाज़ आती है, इको जिस तरह पैदा होती है। पहाड़ों में खड़े होकर जब आप बोलते हैं ना,
हेलो 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 हेलो, ऐसे आवाज़ गूंजती है। तो ऐसी ही एक तय खाने में उसकी आवाज़ आती थी, गुलनाज नाज 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 नाज, यहाँ हूँ मैं। लेकिन उसका कोई पता नहीं था। वक्त गुजरता रहा, आज 40 साल गुजर गए हैं और उसी एक ख्वाब ने मुझे सोने नहीं दिया, उसी एक ख्वाब ने मुझे तड़पा के रखा है। अब जब तुमने मुझे आज बहुत ज़्यादा किया तो पता नहीं क्यों मेरा दिल भर गया और मुझे लगा कि मरने से पहले मैं अपनी इस अंदर की भड़ास को निकाल दूं। मुझे नहीं पता, मैंने आज अपने अंदर की भड़ास को निकाल दिया है। मेरी शादी हो गई है, मेरा पति है, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आज भी मैं अंदर से खोखली हूँ। इरफान को आवाज़ें देती हूँ, इरफान पता नहीं कहाँ है। तो जब उन्होंने मुझे कहानी भेजी तो कहा अब क्योंकि हमारी वो जो दादी गुलनाज थी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। और जिन्होंने कहानी भेजी वो कहती हैं हमने उस घर को नहीं देखा था, क्योंकि कुछ अरसे बाद दादी ने बताया वो जो घर था उनकी शादी हो गई थी, भाई ने उस घर को बेच दिया था और एक और घर ले लिया था। वाले साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे और भाई ने भी कहीं और घर ले लिया और दादी की भी शादी दूर के शहर में हो गई थी, उसी शहर में नहीं दूर के शहर में, उनका भी जाना उस घर में नहीं होता था। और जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहती हैं रज़िया बेगम, वो कहती हैं हमने तो वैसे ही उस घर को देखा नहीं, सिर्फ सुन रखा है उस घर और उस तय खाने के बारे में। लेकिन दादी अगर ज़िंदा होती तो मैं ज़रूर उनसे इजाज़त लेती कि दादी आपकी ज़िंदगी कहानी क्या मैं सुना दूं, लेकिन अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी इस ज़िंदगी की कहानी को मैं आपको भेज रही हूं, आप ज़रूर इसको सुना दीजिए। ये थी एक सच्ची कहानी। यकीनन इस कहानी को सुनते हुए आप भी उसी तय खाने के खूब अंधेरे को महसूस कर रहे होंगे जब वो उसको अंदर भेज रही थी कि मेरी खातिर अंदर चले जाओ, और वो शर्म हया का लड़का जब उस खूब अंधेरे के अंदर गया होगा और उसने बाहर से कुंडी बंद की होगी तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या हुआ उसके साथ। वो जो उसने किस्सा कहानी सुन रखी थी क्या वो हकीकत था? वो जो उस घर के अंदर पहले एक फैमिली रहती थी और उनके साथ हुआ था, तो क्या ऐसा ही कुछ किया उस नजर आने वाली औरत और उस मर्द ने? क्या वहां पे वो सिर्फ औरत और मर्द ही दोनों रहते थे या कोई पूरा कबीला था, या क्या था वहां पे राज? तो इरफान कहां गया? आपने कहानी सुनी, आपके ख्याल में इरफान कहां गया? आप भी बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनते हैं, तो आज की इस हॉरर स्टोरी को सुनने के बाद आप अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और एंड पे मैं आपको बता दूं, इसका नाम आज से मैं OCS ऑफ कैमरा स्टोरी था, इसको मैं तब्दील कर रहा हूं। हॉरर टाइटल में जो मैं लिखूंगा वो मैं हॉरर स्टोरी लिखूंगा, खौफनाक कहानी। तो अब आपको OCS की जगह पे यहाँ पे हॉरर स्टोरी लिखा हुआ नज़र आएगा। है वैसे उसी तरह ही ऑफ कैमरा स्टोरी, लेकिन अब इसको मैं टाइटल में हॉरर स्टोरी ही लिख दूंगा। कैसी लगी आपको कहानी? क्या आप उस जगह पे मौजूद थे? आपने अपने आप को उस कहानी में पाया? कैसा लगा आपको? ये प्लीज़ कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। और इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आपकी कहानियाँ जो मेरे पास आई हुई हैं उनको भी 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं आपको सुनाता रहूँगा। जैसे आपकी कहानी का नंबर आएगा उसको मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा। आप लोग भी अपनी मुझे कहानी भेजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। पाकिस्तान का कोड है 9200923136655500। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इसको मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500। इस पर कहानी आप लिख के भी भेज सकते हैं या आप कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जो भी आप लिखें, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या कहानी लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ आपने कहानी या स्टोरी लाजमी लिखना है। एंड पे कहानी उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में, स्टोरी लाजमी लिखना है। जैसे मैं देखूंगा कहानी या स्टोरी लिखा है तो उसको देखते ही मैं कहानी को नंबर दे के महफूज कर लूँगा, और जैसे आपका नंबर आएगा आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की इस हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।